हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। बीपीएससी एईडीओ टेस्ट सीरीज की अगली श्रृंखला में हम देखने जा रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज का प्रैक्टिस पेपर 6। यह आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे आप याद करने की कोशिश करें। तो चलिए आज हम देखते हैं पहला प्रश्न है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। मैग्नेटाइट अयस्क आप जानते हैं कि लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता पूछा गया है, तो मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता है 70%। यह भारत के तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। देखिए, पहली सफल कपड़ा मिल पूछा गया है और ये कहाँ खोली गई थी। मुंबई में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1854 ईस्वी में खोली गई थी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। यह जो है कबास जी, डाबर जी, नाना भाई द्वारा खोला गया था और यह पहली सफल कपड़ा मिल थी। हालांकि देखा जाए तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना जो है 1818 ईस्वी में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में खोली गई थी, लेकिन सफल पूछा है इसीलिए आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो कि मुंबई में खोली गई थी 1854 में। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। वाणिज्यिक अनाज की बात हो रही है, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि केवल वाणिज्यिक कृषि नहीं है बल्कि वाणिज्यिक अनाज कृषि है और इसीलिए इसमें ये सभी वाणिज्यिक फसल तो हैं, गन्ना गन्ना कपास, जूट, लेकिन ये अनाज कृषि नहीं है। अतः हमारा ऑप्शन ए गेहूं करेक्ट है। जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मुख्य कारक हैं। जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मुख्य कारक, तो तीन मुख्य कारक हैं जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा दीर्घ जीवन को संदर्भित करती है और दीर्घ जीवन जनसंख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य यह गोवा में स्थित है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है। नीलगिरी पहाड़ियाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अतः हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखेंगे, इस वनों को शोला कहते हैं। शोला वन आपसे पूछा जाता है कि शोला वन कहाँ पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसे आप अवश्य याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है। देखिए, जो भारतीय मानसून है वह कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो कि तिब्बत के पठार से लेकर के यहाँ मेडागास्कर है, तो ये इस ओर चलती है। यह उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, यह मानसून को प्रभावित करती है। आईटीसी जेड का खिसकना, आईटीसी जेड भी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ ही खिसकती है, यह भी मानसून को प्रभावित करती है। और तिब्बत का उच्च पठार जो है यह भी प्रभावित करती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह ज्योग्राफी में कंसेप्ट है जिसे आप जलवायु वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और हम इसे वहाँ एक्सप्लेन करेंगे ज्योग्राफी वाले टॉपिक में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची 1 में झील दिया हुआ है और ये झील के प्रकार है। इस प्रश्न को आपने से पहले भी 4 या 5 वाले में देखा था, प्रैक्टिस सेट 4 या 5 में। यहाँ हम पुनः इसको देखते हैं। भीमताल जो है एक टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट
के विवर्तन से बनी हुई झील है। अष्टमुडी जो कि केरल में है, यह अनूप झील या पश्य झील है। गोहन झील जो है भूस्खलन से बनी हुई झील है और ज्वालामुखी पहाड़ का मुख से बनी हुई झील है। इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ पुल भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु या ढोला, इसे हम ढोला सादिया पुल के नाम से भी जानते हैं और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी हुई पुल है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की ही एक सहायक नदी है लोहित, यदि अच्छे से कहा जाए तो लोहित नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इस पर निर्मित है भूपेन हजारिका सेतु और यह असम में है। इन फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? बेतवा नदी, बेतवा नदी कहाँ पर है? बेतवा नदी जो है यह विंध्याचल से निकलती है। विंध्याचल अर्थात मध्य प्रदेश के विंध्याचल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में आके यमुना में मिल जाती है। तो यह किस दिशा में बहती है? यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कोट चुनिए। सूची 1 और सूची 1 में दर्रा दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। इसे आप मिलान करें तो देखते हैं जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? आपको मालूम है कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तो ए का 3 आप कूट में देखें, ए का 3। तो इस तरह हम एक ही बार में ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। लेकिन आप बाकी फैक्ट को भी याद रखेंगे। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा, नाथुला सिक्किम में है। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि नाथू का सिक्का जल गया, जल गया अर्थात देखिए नाथुला और जलेपला दोनों कहाँ है? सिक्किम में है। इसे आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अरुण ने बो दिया, अर्थात अरुण अरुणाचल प्रदेश, बो दिया मतलब बोमडिला। सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन दर्रे को और इसका लोकेशन आप अवश्य याद रखें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार अर्थात भारत की जो भूमि है वह कितने प्रतिशत है? तो भारत की भूमि जो है 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32, 87, 263। इसे आप इसी रूप में याद रखें, 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है। किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकती है? तो आदिम लक्षणों के संकेत, यह भी आवश्यक है। उनकी संस्कृति विशिष्ट संस्कृति हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के संपर्क में श्रम अर्थात वो बाकी समुदाय से घुल मिल नहीं पाते हों, एकाकी जीवन जीते हों, पिछड़ापन व भौगोलिक अलगाव। इस तरह हम देखें तो 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन डी उपयुक्त तभी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। लिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? देखिए महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर आर्टिकल 61 के तहत चलाई जाती है और इसकी प्रक्रिया में, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है? संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य तो ये भाग लेते हैं। ध्यान देना है आपको कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति को चुनने में भाग नहीं लेते हैं अर्थात उनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये भी महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनने के वक्त अर्थात निर्वाचन के वक्त ये भाग लेते हैं, लेकिन
महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यह भी निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ये दोनों, बट महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, यह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत के धर्मनिरपेक्षता के प्रारूप को हम देखें तो यह प्रकृति से गत्यात्मक है और प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है, यह सही है। यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है, यह भी सही है। यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। भारत का संविधान आपको मालूम है कि यह एक लिखित संविधान है और यह संघीय है। तो हाँ, बिल्कुल, भारत का संविधान जो है संघीय भी है, एकात्मक है। इसमें एकात्मक और संघीय दोनों लक्षण पाए जाते हैं। परंपराओं पर आधारित है, यह लिखित है। हालांकि एक्चुअल में परंपराएं भी कुछ हद तक चलती है, लेकिन चूंकि संविधान पूछा है तो यह जो लिखित है और संघीय है अर्थात इसे राज्य और केंद्र दोनों के लिए है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, CGTMSE का पूरा रूप है। CGTMSE का पूरा रूप है सी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक बेरोजगारी अर्थात इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का सही आशय प्रदान करता है? औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब है कि देखिए, गैर कृषि मौसम के दौरान किसानों का बेरोजगार होना नहीं, ये तो औद्योगिक बेरोजगारी नहीं है। कपड़ा मिलों में यह तो मौसमी बेरोजगारी का है। कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का बेरोजगार होना, हाँ, यह औद्योगिक बेरोजगारी, चूंकि कपड़ा जो है एक इंडस्ट्री है, वहाँ बनाए जाते हैं। एक छोटे खेत पर कार्य करने वाला परिवार जहाँ कम लोगों की आवश्यकता है, यह प्रच्छन्न बेरोजगारी का उदाहरण है। शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी न मिलना, तो यह भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, जो कि औद्योगिक बेरोजगारी को संदर्भित करता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, विनिर्माण अर्थव्यवस्था। तो विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि कार्य, खनन, यह प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं और तृतीय क्षेत्र में सेवा आते हैं। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, द्वितीय क्षेत्र। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? यह स्टेटमेंट किनका है कि जब तक तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? यह गांधी जी का स्टेटमेंट है, इसे आप याद रखेंगे। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूटों का चयन करें। राजनीतिक संगठन है और इनके संस्थापक हैं। तो एक तरफ राजनीतिक संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। तो आइए देखते हैं। खाकसार के संस्थापक थे इनायतुल्ला मशरिकी। खाकसार के संस्थापक कौन थे? तो इनायतुल्ला मशरिकी। तो ए का बी, 1 का बी, तो 1 का बी इन दोनों में है, तो हम बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी, आपको मालूम है सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे,
दो का सी, दो का सी हम इन दोनों में देखेंगे तो इस तरह हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। बी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। और फैक्ट को हम देख लें, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इस हिसाब से कौन होंगे, तरीका डी अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक तो आपको मालूम ही है, सुभाष चंद्र बोस। इन सभी फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्षकारी दिवस का आह्वान किया था? प्रत्यक्षकारी दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे, DAD किसने मनाया था, अर्थात किसने आह्वान किया था? तो यह MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने आह्वान किया था, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन आप कह सकते हैं, तो 1930 के दांडी, 1930 में दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। कब से? 12 मार्च 1900, इस फैक्ट को याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायियों के साथ कहाँ? साबरमती आश्रम से। ये भी फैक्ट पूछा जाता है, कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा उन्होंने की थी। और यह यात्रा जो है कुल 24 दिनों की थी। और कितने मील की दूरी गांधी जी ने तय की थी पैदल? तो 240 मील की पद यात्रा की थी। ये सभी अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसे आप अवश्य याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में वर्ष 1919, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? आपको मालूम है कि अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उन्हीं के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो हमारे लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण क्या था? इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, यह करेक्ट है। इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया, क्यों? क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी, यह भी करेक्ट है। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। तो 1946 में, हाँ, सीधी कार्रवाई, अभी आपने देखा ऊपर कि प्रत्यक्षकारी दिवस यही सीधी कार्रवाई है। 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, यह सही है। लेकिन वेवेल योजना 1945 में तो आई थी, लेकिन उसने अस्वीकृत नहीं किया था, बल्कि इसने स्वीकार किया था शुरू में। और इसलिए हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब प्रस्तावित किया गया था? यह प्रस्तावित किया गया था लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। इस टाइम इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसे भी आप याद रखेंगे। इस टाइम इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की विफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, अर्थात विफलता के कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, यह सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, यह भी सही है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, हाँ, समाज के सभी वर्गों ने 1857 के विद्रोह में सहयोग नहीं किया था, यह भी सही है। इस तरह हमारा ऑप्शन
सभी हैं, तो ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी करेक्ट हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और इसमें उन्हें सफलता भी मिली थी, और इसीलिए 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक द्वारा इसे अपराध घोषित किया गया। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? अर्थात पूछा गया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में आया था। इसके तहत भारतीय भाषा के जो भी समाचार पत्र उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। और इस टाइम ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसे निरस्त किसने किया था? तो निरस्त आगे चल करके 1882 ईस्वी में रिपन द्वारा किया गया था, और इसीलिए रिपन को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। इस फैक्ट को भी आप जरूर याद रखेंगे। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। नेक्स्ट, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका मैं सहायक बन सकूं। यह किसने लिखा था? यह किसका स्टेटमेंट है कि मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। तो यह किसने कहा था? तो यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? तो 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल था। इसे दूसरी तरीके से भी कह सकता है कि मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, तो ऐसे करके भी दे सकता है। नेक्स्ट, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? ये घटना कब घटी और सबसे पहले की बात हो रही है, तो इसीलिए इसके टाइम को हम ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, कुतुब शाह की गोलकुंडा पर विजय कब हुई थी? तो 1512 ईस्वी में गोलकुंडा में जो है कुतुब शाही की स्थापना हुई थी। तो कुतुब शाह की गोलकुंडा पर विजय कब हुई? तो 1512 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में कब्जा किया था। अहमदनगर में निजाम शाही राज्य, बीजापुर में जो है अहमदनगर में निजाम शाही राज्य, तो अहमदनगर में निजाम शाही राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1490 ईस्वी में हुई थी। और बीजापुर में आदिल शाह का राज्य, कब हुआ था? तो बीजापुर में आदिल शाह का राज्य 1489 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। तो इस तरह सबसे पहले पूछा है तो 1489 हमारा, अर्थात ऑप्शन डी बीजापुर में आदिल शाह का राज्य स्थापित कब हुआ था? 1489 में, यह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। देखिए, दसवंत और बसावन कौन थे? तो यह चित्रकार थे। और किनके दरबार में रहते थे ये? तो यह जो थे दसवंत और बसावन अकबर के दरबार में रहने वाले चित्रकार थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत के टाइम इनकी दरबारी भाषा थी फारसी अर्थात पर्शियन लैंग्वेज इनकी दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? आपको मालूम है कि इल्तुतमिश जो था
गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कितने में इसने खरीदा था? इसने इसे खरीदा था 1 लाख जीतल में खरीदा था। कब खरीदा था? तो गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। और इल्तुतमिश को हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी 1 लाख जीतल सही है। नेक्स्ट, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान हुआ? तो मैथिली भाषा का विकास किसके टाइम में हुआ था? तो मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के समय हुआ था। कर्नाट राजवंश जो कि मिथिला क्षेत्र में यह था, यह प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से जुड़ा हुआ है। अपभ्रंश। नेक्स्ट, अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? तो आपको मालूम है कि दशमलव जो है भारतीयों की देन है ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसकी शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? भारतीयों की बात करें तो पहला साक्ष्य आर्यभट्ट का मिलता है, तो आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। आर्यभट्ट द्वारा शून्य की भी खोज की गई थी और पाई की भी खोज की गई थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा विम कैडफिसस के द्वारा चलाई गई थी। विम कैडफिसस कुषाण वंश के थे, कुषाण वंश के संस्थापक थे विम कैडफिसस। नेक्स्ट, भगवद गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश होता है। भगवद गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश किसमें होता है? तो यह तो महाभारत का एक हिस्सा है, अतः महाभारत हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? अपने शासन के किस वर्ष में? तो अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। यदि हम बात करें 20वें वर्ष में क्या हुई थी, तो 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में कहाँ थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था? तो यह बिहार के वैशाली में थी। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 42। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ था? भद्रबाहु के द्वारा दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न को हम देखें तो भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। आपको मालूम है कि भरहुत और अमरावती किसके प्रसिद्ध केंद्र थे? तो यह बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। भरहुत कहाँ है? तो भरहुत एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज कनिंघम द्वारा की गई थी और भरहुत जो है एमपी में है और जबकि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है। हम अगले प्रश्न को देखें तो वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ है। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता है? पूर्व का अर्थ दुर्ग या किला होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति, देखिए आपको मालूम है कि मोहनजोदारो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यह जो मूर्ति है वह कांस्य से निर्मित है। ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान अपने गोदीबारा अर्थात बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो कि गुजरात में है, यह गोदीबारा अर्थात बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो किस नदी के किनारे है? तो यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न को हम देखें, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
तो कौन सा कथन से 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? हाँ, 326 बीसी में आक्रमण किया था, यह सही है। हाँ, 300 सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। आम्भी अर्थात तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। हाँ, इन दोनों के बीच जो है समझौता हो चुका था, तो यह भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 322 में हुई थी, 322 में नहीं बल्कि इनकी मृत्यु 323 में हुई थी, तो यह ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है, एक तो हम देखें तो अच्छा खनिज अभ्रक, अभ्रक की बात हो रही है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? यह हजारीबाग से प्राप्त होता है, धनबाद से नहीं प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सर्वोत्तम खनिज अभ्रक हजारीबाग प्रसिद्ध है। बिहार के किस जिला में, देखिए बिहार के किस जिला में चाय की खेती होती है? तो बिहार के जो किशनगंज है, यहाँ चाय की खेती होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है, किशनगंज। गंडक नदी का दूसरा नाम है, गंडक नदी को हम नारायणी नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अर्थात झारखंड के साथ कौन सी सीमा नहीं बनती है? तो क्या हो जाएगा? मिथिला मैदान। मिथिला मैदान जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता। बिहार के, क्योंकि आपको मालूम है कि मिथिला क्षेत्र जो दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है, जो कि उत्तरी बिहार का हिस्सा है, और ये सभी दक्षिणी बिहार के हिस्से हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी मिथिला मैदान सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। बिहार में कुल 38 जिले हैं, 38 जिले हैं। इसे हम यदि उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें तो हम पाते हैं कि सबसे उत्तर में कौन हो जाएगा? तो सबसे उत्तर में गोपालगंज, ये पहले पे हो जाएगा, फिर इसके बाद सिवान, ये दूसरे पर हो जाएगा, और इसके बाद बक्सर, यह तीसरे पर हो जाएगा, और फिर लास्ट में रोहतास, यह चौथे पर हो जाएगा, अर्थात 3, 4, 1, 2। हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सुनंदनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। यह कार्यक्रम जो है 2021 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा चलाया गया था। बिहार सरकार में समाज एवं कल्याण विभाग और जो बिहार के मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है, इनके संयुक्त प्रयास से जो है सुनंदनी कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के भागलपुर को हम रेशम नगरी भी कहते हैं, और यहाँ रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ऑप्शन भी करेक्ट है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट एम्पियर है, एम्पियर। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की बात हो रही है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो विद्युत कोष, यह जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह घटना की गति के किस नियम का उदाहरण है? गति का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था, और यह जो है क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया की बात है, तो यह कौन सा हो जाएगा? गति का तीसरा नियम। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का क्या अर्थ है?
एक्स जो है किसको इंगित करता है, तो एक्स अज्ञात ना, एक्स के बारे में नहीं पता था इसलिए इसे एक्स नाम दिया गया था कि कौन सी किरण है ये, इसलिए एक्स रे कहा गया था, अननोन है अर्थात अज्ञात, अननोन। नेक्स्ट, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किस में न्यूनतम होती है? तो यह न्यूनतम होती है कांच में। निर्वात से तो बिना किसी रुकावट के चलती है, वायु में भी रुकने कम मिलते हैं, जल तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड है, तो कांच। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? प्रतिक्रिया ट्यूब में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो है, हाँ, मरकरी का तथा ऑर्गन का यूज किया जाता है। प्रदीप्ति ट्यूब बोले तो प्रदीप्ति ट्यूब हम इसे कह सकते हैं, प्रदीप्ति ट्यूब। तो मरकरी वाष्प का यूज किया जाता है, हाँ किया जाता है। सोडियम वाष्प और नियॉन का यूज किया जाता है, तो सोडियम वाष्प और नियॉन का भी यूज किया जाता है। देखिए, सोडियम वाष्प और नियॉन का जब यूज होता है तो यह जो है कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? तो पीला प्रकाश उत्सर्जित करेगा। जब मरकरी वाष्प और आर्गन का यूज किया जाता है तो यह कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करेगा? तो परा बैगनी प्रकाश जो है यह उत्सर्जित करेगा। तो हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? जब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलती है तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है कपूर। कपूर ठोस से सीधे ही गैसियस अवस्था में बदल जाती है, यह ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा, तो न्यूक्लियॉन की जितनी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर होगा, यह सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, जो हमें एक ही बार में ऑप्शन मिल गया और इसमें एक से अधिक है भी नहीं, तो हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा है? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु है, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वह 21.45 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इसीलिए यह सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन है, तो सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन सबसे जो है मतलब पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, क्योंकि यह कोई भी जो है हानिकारक गैस का उत्सर्जन नहीं करता है। अपचायक वे होते हैं जो, तो अपचायक क्या होते हैं? तो जो अपचायक किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वे अपचायक कहलाते हैं। 2 के साथ सुमेलित करें तो सुमेलित करते हैं नीला थोथा। नीला थोथा अर्थात कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कहाँ है? A का 4 कॉपर सल्फेट। तो A का 4 कहाँ कहाँ है? तो हम देखते हैं कि A का 4 जो है इसमें है और इसमें है, तो बाकी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं एप्सम लवण। एप्सम लवण, तो एप्सम लवण किसे कहते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट को, अर्थात MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, तो B का 3। तो B का 3 कहाँ है? तो दोनों में है, तभी भी हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, C का 1 अर्थात ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। और कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो
नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक अवयव नहीं है? तो नाइट्रोजन किसका अवयव नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का अवयव नहीं है। क्लोरोफिल, यहाँ इसमें भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं। आरएनए, डीएनए, यहाँ भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, तो C6H12O6, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन की अनुपस्थिति है। नेक्स्ट, एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से विभेदन किया जाता है। तो एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से विभेदन या कह सकते हैं कि उससे जो डिफरेंस कैसे हम जानते हैं? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा। ऑप्शन बी सही है। तो कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से अर्थात जीन की ब्लेंडिंग से, क्रोमोजोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण या सफलिंग से। तो सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होते हैं, और यह जो अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन क्लोरोफाइसी से संबंधित है? क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी से कौन से संबंधित है? हरे शैवाल जिसे क्लोरोफाइसी होते हैं, और इसके कई सदस्य हैं, जैसे वॉलवॉक्स, ये भी क्लोरोफाइसी हैं। यूलेथ्रिक्स, ये भी क्लोरोफाइसी हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, एक से अधिक, सही है। सुबेरिन, सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाई जाती है? सुबेरिन जो है एक, आप कह सकते हैं कि मोमी पदार्थ है, और यह जो है पौधे के किस में पाई जाती है? तो यह कॉर्क में, छाल में पाई जाती है। नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। नवीनतम द्वितीयक जाइलम किस में पाया जाता है? तो यह जो है संवर्धी एधा के ठीक अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अमाशय रस में मुख्यतः होता है। अमाशय रस में मुख्यतः क्या होता है? तो अमाशय रस में मुख्यतः होता है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? तो आपको मालूम ही है कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। एक तो आप जानते हैं कि हड्डियों का निर्माण, हाँ बिल्कुल, हड्डियों का निर्माण कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण कार्य। हड्डियों का निर्माण, दांतों का निर्माण, रक्त का थक्का जमना, यह भी एक कैल्शियम का महत्वपूर्ण कार्य है। झिल्ली पारगम्यता, झिल्ली पारगम्यता को भी कैल्शियम जो है प्रभावित करती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो आपको मालूम है कि जो पाचन की क्रिया है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और लार में टॉयलिन कहें, टॉयलिन या एमाइलेज, यह जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। इसीलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है, एमाइलेज। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में कि आयोडीन परीक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं। तो आयोडीन परीक्षण से हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं ना, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में लिखा है स्टार्च, या आप कहें कि कार्बोहाइड्रेट। तो आयोडीन का प्रयोग हम कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने में करते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है जिसके साथ ऑक्सीजन के अणु जुड़कर हर एक कोशिका तक पहुंचते हैं। इसलिए मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी हैं जटिल। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी हैं तो और ये जटिल होते हैं, तो कौन से हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं।
हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो पाचक ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन का उत्पादन होता है। आपने पढ़ा था पीछे कि लैंगर हैंस की द्वीपीय अग्नाशय में जो है लैंगर हैंस की द्वीपीय कोशिका अर्थात आइलेट ऑफ लैंगर हैंस द्वीपीय कोशिका में इंसुलिन का उत्पादन होता है। और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इशिहारा परीक्षण, इशिहारा परीक्षण किससे संबंधित है? तो इशिहारा परीक्षण जो है यह कलर ब्लाइंडनेस की जांच करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस अर्थात रंग अंधापन, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये इसे आप याद रख लेंगे। इशिहारा परीक्षण किससे संबंधित है? कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित है। रंग अंधापन। प्रश्न संख्या 82 सुमेलित युग्म नहीं है, अर्थात इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। कौन कौन से सुमेलित है, नहीं पूछा गया है। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया यह सुमेलित है। टीनिया सोडियम टीनियासिस, पैराथर्मन ऑस्टिपोरोसिस यह भी सही है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? साल्मोनेला कुष्ठ। साल्मोनेला कुष्ठ नहीं होता है, बल्कि साल्मोनेला जो है यह किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। तो साल्मोनेला टाइफाइड कुष्ठ के लिए नहीं। अतः हमारा ऑप्शन ए सही है। तो कुष्ठ के लिए कौन से जिम्मेदार होते हैं, यह भी तो पूछा जा सकता है। तो कुष्ठ के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? तो कुष्ठ के लिए जिम्मेदार होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये कुष्ठ के लिए जिम्मेदार होते हैं और साल्मोनेला टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न को हम देखें। पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति होती है। तो पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति किससे होती है? तो परिरंभ से होती है। पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति परिरंभ से होती है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जो कि एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। तो इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलता है हमें? तो इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज मिलता है। किसी गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीयक संकोचन को कहते हैं। तो गैर रंजित द्वितीयक कोशिकन को क्या कहते हैं हम? अनुषंगी उपकरण। नेक्स्ट, कैनाबिस पौधे। कैनाबिस जानते हैं? कैनाबिस अर्थात आप जानते तो हैं भांग। कैनाबिस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त होता है? तो अर्थात भांग के किस भाग से, इस पौधे के किस भाग से चरस प्राप्त होता है? चरस। तो चरस किससे प्राप्त होता है? यह जो है और भांग के सभी भाग जैसे पत्तियां हो गया, फूल हो गए, इन सभी भागों से जो है चरस प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन डी एक से अधिक सही है। नेक्स्ट, मशरूम है। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है, फफूंदी है ना, कवक या फंगस। मशरूम का एक फंगस है, हिंदी में फफूंदी है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2025 7 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 89, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस तिथि को आधिकारिक रूप से व्यापारी दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा की? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो व्यापारिक दिवस इन्होंने कब घोषित की? इन्होंने व्यापारिक दिवस घोषित की 5 मई को। 5 मई को तमिलनाडु में व्यापारिक दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट,
स्विट्जरलैंड में नॉटिकल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, ये पूछा जा सकता है कि नॉटिकल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो यहाँ पे पुरुषों की भाला फेंक F42 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड भारत के महेंद्र गुज्जर ने बनाया। तो भारत के महेंद्र गुज्जर ने F42 श्रेणी में 61.160 मीटर थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक के किस क्षेत्र और उसके आसपास स्थित प्राचीन मंदिरों और स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, तो यह है लकुंडी कर्नाटक, और उसके आसपास के जो मंदिर हैं इसे शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत के पहले स्वदेशी रूप में निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्माण के लिए किनके बीच एक समझौता हुआ है, या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह समझौता अर्थात ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए किनके बीच समझौता हुआ है, तो यह जो है GRSC अर्थात गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड और नॉर्वे की कंपनी है, इसे आप याद रखेंगे, नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग इनके बीच, और भारत में गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट, 2025 की स्पेनिश ग्रैंड प्री किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने जीती है, तो स्पेनिश ग्रैंड प्री किसने जीती है, तो यह ऑस्कर पियास्ट्री ने जीती। ऑस्कर पियास्ट्री कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख सरकारी योजनाओं में कौन सी एक है, तो कौन सी एक है, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन। डेयरी विकास के लिए कौन सा शुरू किया गया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य, देखिए इस फैक्ट को पहले आप याद कर लें, PMDDKY अर्थात प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना कब स्टार्ट हुई, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 16 जुलाई 2025 को स्टार्ट हुई। इनके उद्देश्य क्या है, तो इनके उद्देश्य है 100 चयनित कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना, अर्थात जो भी 100 पिछड़े हुए जिले हैं यहाँ प्रधानमंत्री कृषि धन्य धान्य योजना चलाई गई है। नेक्स्ट, गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है, इसे यहाँ संजय कौल को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना बिहार अभियान के तहत किस नए टूरिस्ट सर्किट को लॉन्च किया गया है, तो किस नए टूरिस्ट सर्किट को लॉन्च किया गया है, सूफी सर्किट। सूफी सर्किट को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल जारी किया गया है। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके मुख्य उद्देश्य है असंगठित श्रमिकों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, किनका, असंगठित, इसलिए ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट, 6 मई 2025 को दुबई में शुरू हुए 11वें सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट अर्थात SMLME सम्मेलन के दौरान किस भारतीय संगठन ने सऊदी अरब के दम्माम में एक नया कार्यालय खोलने की घोषणा की, तो नया कार्यालय कौन खोलने की घोषणा किया है, तो भारतीय शिपिंग रजिस्टर, भारतीय शिपिंग रजिस्टर अर्थात IRS, इसने जो है सऊदी अरब के दम्माम में एक नया कार्यालय खोलने की घोषणा की है। इस फैक्ट को भी आप याद रखें, 11वें सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट यह कहाँ हुई, तो दुबई में हुई। इस तरह आज हमने प्रैक्टिस पेपर 6 के सभी 100 प्रश्नों को देखा। आप जो है BPSC ADO में सफलता पाने के लिए टेस्ट सीरीज अवश्य लगाएं
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे आप एग्ज़ाम में अपने आप को उतने ही कंफर्ट जोन में पाएंगे। अगले दिन हम जो है इसका अगला प्रैक्टिस पेपर 7 को देखेंगे और अभी खान ग्लोबल स्टडीज द्वारा लिया गया प्रैक्टिस पेपर ही हम लोग देखने जा रहे हैं और आगे चल करके हम लोग एडुटेरिया और सुखमनी का भी देखेंगे। तो इस तरह आपको यदि हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।